तो उसका जो ग्राफ बनता है इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। समझ गए? ठीक। तो एक तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हो गया। दूसरा नोट करेंगे कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी अगला पॉइंट नोट करेंगे, स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड by calculating speed of a body can be calculated by calculating slope of the distance time graph can be calculated by calculating the slope of the distance time graph। अभी ये slope क्या होता है? slope हमेशा निकलेगा perpendicular upon base। ऐसे हम करेंगे तो स्लोप कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए घर हमारा थोड़ी ऊंचाई पर है, ठीक है, मतलब ज़मीन से जरा सी ऊंचाई पर 1 फुट 1.5 फुट 2 फुट ज़्यादा से ज़्यादा इतना, ठीक है, और हम साइकिल लेकर आते हैं, जो रोड है वो थोड़ी ऊंचाई पर है, तो हमको साइकिल को घर तक पहुँचाना है, तो हम क्या करते हैं, एक ना सीमेंटेड स्लोप बना देते हैं। सीमेंटेड स्लोप बना देते हैं तो वो स्लोप को क्या, उसका क्या फ़ायदा होता है कि हम साइकिल को ऐसे ले जाते हैं तो वो ऊपर चढ़कर और घर के अंदर आराम से आ जाती है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो स्लोप है, स्लोप हमेशा क्या किस लाइन का निकलेगा? ऐसी लाइन जो थोड़ी स्लैंटेड होगी। सीधी लाइन ऐसी होगी या ऐसी होगी, ऐसी लाइन का स्लोप नहीं निकल पाता, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके की जो लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पर, तो दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो लेंथ है ये क्या हो गई? ये हो गई बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है उसी को हम स्लोप बोल देते हैं। स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप उसका स्लोप निकालें, उसका स्लोप निकालेंगे तो आपके पास अपने आप ही वेलोसिटी आ जाएगी। तो ग्राफिकल मोशन में कई बार हमारे पास क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं कि वैल्यू नहीं दे रखी, जैसे हमको स्पीड की वैल्यू दे रखी, मतलब डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो मैं जानता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अच्छा, कई बार ऐसा है कि हमको स्पीड मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं, डिस्टेंस है और टाइम है, नहीं दे रखा है, स्पीड निकालनी है, ग्राफ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्पीड आ जाएगी सीधा से। तो लिखिएगा स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप आपके लिए नई टर्म है इसलिए बता रहा हूँ, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तो अपने आप ही स्पीड आ जाएगी। हाँ इसके बाद देखिएगा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी in non-uniform motion will be as shown।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक बॉडी का जिसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो इस तरह से होगा, यहाँ लिख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी, जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। अच्छा, एक ग्राफ और देखिएगा। रुक जाओ, पहले ये हो जाएगा। The distance time graph of the distance time graph of a body at rest is given as या is as shown, बस ये लिख लीजिए। of a body at rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या है? टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो जितने डिस्टेंस वाले मार्क पर खड़ा हुआ था वो उतने डिस्टेंस वाले मार्क पर ही खड़ा हुआ है। उसका डिस्टेंस यानी कि ये वाई एक्सिस वाला ये बढ़ ही नहीं रहा। तो ये हमारा ग्राफ कैसे बनता है? इट इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद नोट करिएगा, उसके बाद नोट करिएगा स्पीड टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। स्पीड टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। अच्छा, इसमें देखिएगा, फर्स्ट लिखें स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। Speed time graph when the speed remains constant. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पर डिस्टेंस दिखाते थे और एक्स एक्सिस पर टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ में भी वही करेंगे कि वाई एक्सिस पर स्पीड दिखाएंगे और एक्स एक्सिस पर टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? ये भी ऐसा लग जाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या है? टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है। स्पीड हमारी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। हमने देखा 1 सेकेंड, अगर मान लीजिए ये स्पीड हमारी यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड वाला मार्क है,
मैंने कहा 1 सेकंड पर चेक करा तो भी देगा 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर देगा तो भी 5 की स्पीड है, 3 सेकंड पर देगा तो भी 5 की, 4 देगा तो भी 5 की। मतलब ये स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी या कोई कार वो चलती जा रही है, ठीक है। वो उसकी स्पीड हम बढ़ा नहीं रहे हैं। स्पीड के बढ़ने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट करना। ये स्पीड बढ़ गई, अभी 10 की स्पीड पर थी, फिर 20 की स्पीड पर पहुंच गई, फिर 30 पर पहुंची, फिर 40 पर, फिर 50 पर। इसको कहते हैं स्पीड का बढ़ना। स्पीड का बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड तो फिक्स है, वो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्लियर है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ क्लियर है कि नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलिए अगला देखते हैं, सेकंड टाइप का देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, वो करने से पहले यहाँ पर हम ये लिखेंगे, 2 पॉइंट्स लिखेंगे। फ्लो ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ है और उसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो उससे मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो आप ये देखिए, क्या यहाँ पर कोई स्लोप बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना। तो जब कोई स्लैंट लाइन बनती हुई दिखाई ही नहीं दे रही है तो इसका मतलब ना तो कोई परपेंडिकुलर होगा ना कोई बेस होगा। जब परपेंडिकुलर और बेस होगा ही नहीं तो भाई फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके ही तो स्लोप निकलता है, तो स्लोप कुछ निकलेगा नहीं। तो इस केस में स्लोप हमारा जीरो, स्लोप जीरो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। यहाँ पर क्योंकि स्पीड हमारी कांस्टेंट है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन होता ही नहीं होता, मतलब कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ area under speed time graph gives the total distance traveled ठीक है। अगर मान लीजिए ये ग्राफ हमको सिर्फ यहीं तक दे रखा है 5वें से, मान लीजिए ग्राफ हमको सिर्फ यहाँ तक दे रखा है 5वें सेकंड तक, ठीक है। और हमसे ये कहा जाए कि भाई आप ये बताइए कि जो भी बॉडी है उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है। तो आपको ये रेक्टेंगल जैसी शेप दिखाई दे रही है, आप क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई? 5। भाई 5 सेकंड तक है तो 5 हो गई लेंथ। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी क्या हो गई? ये ब्रेथ हो गई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपने इसका एरिया निकाल दिया, तो एरिया निकालते ही आपका डिस्टेंस आ गया। तो आप क्या बोलेंगे? 5 × 5 यानी कि 25। तो 25 मीटर उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। तो जो ग्राफ आपको दे रखा होगा स्पीड टाइम ग्राफ का, दो आपको चीज़ें याद रखनी है स्पीड टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से उसमें बस एक ही फॉर्मूला था कि अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला तो वेलोसिटी आ गई, यानी कि स्पीड आ गई। तो मैं पूछ रहा था, जैसे स्लोप मान लो सिर्फ 2 तक ही है, तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो इसमें तो स्लोप लाइक सिर्फ 2.5 एक्सेलरेशन आ गया। और यहाँ पर क्या रखो? हाँ, सर। नहीं, तो
उसके लिए मेरे को स्लोप तो चाहिए ना, ये तो पैरेलल हो गई ना लाइन। सर ठीक है, मतलब पैरेलल वो देखती है पता चल रहा है, बट वो जो लाइन है हाँ वो सिर्फ अच्छा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से हाँ। परपेंडिकुलर डाल दूँ, इसको परपेंडिकुलर मानूँ और इसको बेस मानूँ, हाँ मान लिया कि वो परपेंडिकुलर और बेस तो है, लेकिन ग्राफ में तो स्लोप होना चाहिए ना, ग्राफ में ही स्लोप नहीं है, इसलिए हम उसको परपेंडिकुलर और बेस नहीं बोलेंगे। मैथमेटिकली भी गलत होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि वो आपका जो फिगर है वो फिगर आपका ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, परपेंडिकुलर और बेस होता ही ट्राइंगल में, रेक्टेंगल बनेगा वो। अगर हम कहेंगे कि 2 तक ही है तो वो रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल के केस में लेंथ और ब्रेथ होती है डायमेंशन, परपेंडिकुलर और बेस कहाँ होता है, ट्राइंगल में ही होता है। समझ गए? हाँ ठीक है। चलिए, तो अब जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन, और अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का, उसके नीचे का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होती हैं। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं अगला, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। सेकंड लिखेंगे, ये तो पहला हो गया व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड लिखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। When speed changes at a uniform rate, when speed changes at a uniform rate, ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है कि स्पीड बढ़ती जा रही है और एक यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ रही है। यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ने का मतलब ये है कि हर सेकंड जो हमारी स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब 1 सेकंड में देखेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड है हमारी स्पीड, 2 सेकंड बाद देखेंगे तो स्पीड बढ़कर 2 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड बाद देखेंगे तो बढ़कर 3 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मतलब हर सेकंड पर वो 1-1 मीटर पर सेकंड स्पीड हमारी बढ़ती जा रही है। हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है 2-2 मीटर पर सेकंड बढ़े। तो जब इक्वल अमाउंट से हमारी स्पीड बढ़ती है ना, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ठीक है, हाँ फिर हम जो उसको बोले तो रेक्टेंगल ले लेंगे, हाँ तो उसमें परपेंडिकुलर लेंथ मान लेंगे और वो बेस को वो मान लेंगे, फिर रेक्टेंगल करके भी निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, सर लगाना है, सर बेस कौन सा है? मतलब कुछ भी करके लगाना है। सर ठीक हाँ है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डिटेल में बताता हूँ इस चीज़, डिटेल में बताता हूँ। मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, सिंक्रो में करवाया नहीं बोला। सर अभी चलो देखो, स्लोप जो है ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया रखने के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा 10th क्लास में भी स्लोप की कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं 10th क्लास में, तो 10th क्लास आपकी ऐसे ही निकल जाएगी। फिर जब आप 11th क्लास में पहुँचोगे ना, तो मुझसे पढ़ोगे तो मैं बता ही दूँगा, किसी और टीचर से पढ़ोगे तो आप मेरे बारे में सोचोगे कि वो बेवकूफ़ था टीचर, उसने हमको गलत चीज़ बता दी। ठीक है, या हमको बेवकूफ़ बना दिया। वो बात बेवकूफ़ बनाने वाली या गलत चीज़ पढ़ाने वाली नहीं, मतलब हम ये सोचते हैं कि हमारा अभी जो लेवल है हम उस हिसाब से क्या करेंगे, किस चीज़ की हमको ज़रूरत है, हमें बस वो देखना है। तो आप ये देखिएगा कि जो अभी हमारा हम 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहे हैं, तो 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें क्या करना है कि हमें बस स्लोप को ये लेकर चलना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम ये मानकर चलेंगे कि स्लोप होगा ही तब जब वो आपका ट्राइंगल बनेगा। लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं जी मेरे पास तो ये रेक्टेंगल है और मैं तो यहीं से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूंगा, तो मैंने तो परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये परपेंडिकुलर ही है। सही कह रहा है, परपेंडिकुलर ही है, गलत नहीं कह रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर ही है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे तो ये बेस नज़र आ रहा है, तो बेस है, तो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ठीक है,
लेकिन इसको स्लोप क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, स्लोप को कहते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल। अब टेंजेंट क्या है ये पढ़ेंगे 10th क्लास में। फिर वो सर्कल का वो ये ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे ना एक्सिस बनती है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, एक्स और एक्स डैश, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, वाई और वाई डैश। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी लाइन है, कैसी भी लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कर्व लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन। तो हमने माना कि चलिए ये वाली लाइन है, ऐसे है लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या बना रही है? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझते हैं? जो घड़ी चलती है वो ऐसे चलती है 1 2 3 4 ऐसे, इस तरह से चलना है कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इस तरह से चलना है कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्या होता है कि ये जो थीटा है ना, इसको एंगल को थीटा बोल देते हैं, तो इसका टैन निकालते हैं, टैन थीटा। अब ये जो टैन थीटा होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। और जब टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये एंगल ऐसा बने ही ना, मतलब अगर ये ऐसे हो जाए तो ऐसे मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है? कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, तो उसके पैरेलल है। अगर कोई लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है तो उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो केस है, इसमें हमारा थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाता है, और जब थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो स्लोप कितना होगा? tan थीटा। स्लोप की वैल्यू होती है tan 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हमारा स्लोप 0 आ गया। स्लोप 0 आने का मतलब क्या है? हमारा एक्सेलरेशन 0, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है। अभी एक और अलग सी चीज़ आएगी, एक बड़ी अजीब सी चीज़ आएगी कि अगर ये ऐसे पैरेलल दे रखा है, ऐसे ना पैरेलल देकर अगर ये ऐसे दे दें पैरेलल, ये तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो जो वाई एक्सिस पर स्पीड है, यानी कि स्पीड के अगर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा? तो देखो जरा, सोचो कि अगर स्पीड के पैरेलल हो गया, ऐसे हो गया, यानी फिर ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो इस केस में आपका स्लोप क्या होना चाहिए? tan 90, और tan 90 डिग्री शायद मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में शायद बनवाई थी ट्रिग्नोमेट्री की टाइम। छोड़ो। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है नॉन डिफाइंड। नॉन डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, बहुत ज़्यादा वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो उसका इतना ज़्यादा स्लोप आ गया, इतना ज़्यादा स्लोप आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा हो गया कि आप बता ही नहीं सकते उसका एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा हो गया। तो कभी भी देखना स्पीड, अरे एक मिनट शांति, कभी भी देखना कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी ऐसी लाइन नहीं होगी कि वाई एक्सिस के पैरेलल ही हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो 2 सेकंड है और 2 सेकंड वाले टाइम पर स्पीड ये हो गई, तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो गायब हो गया, गायब हो गया, क्योंकि उसकी स्पीड यहाँ पर आप मेंशन ही नहीं कर पा रहे, उसकी स्पीड पता नहीं कहाँ पहुँच गई, उसकी स्पीड पता नहीं कहाँ पहुँच गई। तो वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, भगवान आए और आशीर्वाद दिया और छुम गायब, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट से गायब हो गए, वो स्पीड ऑफ लाइट से गायब हो गया। ऐसा हो गई नहीं ना, हो गई नहीं, ये ग्राफ बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो इतनी ज़्यादा स्पीड होती है उसको हम तो रामायण महाभारत में बोलते हैं कि हाँ वो स्पीड पॉसिबल है, लेकिन जिनको वो चीज़ नहीं पता है वो ये बोल देते हैं कि नहीं दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। न्यूटन है ना, तो न्यूटन ही भगवान है, तो न्यूटन बोलता है कि नहीं दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। भाई तुम्हें नहीं पता, हमारे ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, न जाने कब से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं मानते। मानने वाले तो भूत को भी मानते हैं, नहीं मानने वाले भूत को भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते पता है? अच्छा ये जानते हैं आप, जैसे मतलब फिल्में वगैरह देखते होंगे तो उसमें कई फिल्मों में दिखाते हैं स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, ठीक है। और ज़्यादातर में ये दिखा ये बेवकूफ़ी आ रही है, साइंटिफिक फिक्शन, फालतू की सोच है ये आदमी की। वो सोच इस वजह से है क्योंकि जो स्पिरिट होती है ना, स्पिरिट आत्मा जो होती है, तो वो कहते हैं ना कि वो एक बॉडी से निकल गई फिर दूसरी बॉडी में चली जाती है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुइज्म में बताया जाता है बस, बाकी जितने भी रिलीजन है उनमें बताया नहीं जाता। उनमें ये कह देते हैं कि जो स्पिरिट जो है स्पिरिट होती ही नहीं है। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, फैक्ट।
सीधा हेवन या हेल नहीं चली जाती है बॉडी हेवन या हेल जो है ना, इसके लिए जो ये इशारा करना है हेवन या हेल, तो ये भी वो वाली चीज़ें हैं, ये भी वो मैं बता दूँ, ये भी वही वाली चीज़ें हैं जो मतलब कहीं ना कहीं हमने फिल्मों से सीखी है कि हेवन या हेल है वो भी आसमान में ही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि ये जो नॉट डिफाइंड वाली चीज़ है, ये नॉट डिफाइंड वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सर हेवन और हेल का तो वो आया है मतलब 500 BC या शायद उससे भी थोड़ा पहले किसी साइंटिस्ट ने ऐसा मतलब थ्योरी प्रूव अपनी शायद की थी कि जैसे सोलर सिस्टम में 8-9 प्लैनेट्स है और एक स्टार है जो सन है, उसके आगे एक साइड मतलब हेवन और हेल वहीं पर है और इतना ही है पूरा यूनिवर्स। और सर उसी के आगे heaven और hell। पता नहीं है, मतलब कुल मिलाकर ये है कि भाई आपको श्लोक याद रखना है, श्लोक का प्लीज, और उसके आगे की कहानी अभी छोड़ो, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा ज्ञान है जिसका कोई वाकई में कोई अंत ही नहीं है, और पढ़ोगे इंटरेस्ट आता चला जाएगा तो पढ़ते ही चले सर जाएगा। अभी तो नहीं आता सर 9 में 10 ना कुछ नहीं, वो मैं इसकी जिज्ञासा शांत कर रहा था। तो आप ध्यान रखना कि अगर कोई पैरेलल लाइन है तो आप ये थीटा वाला कॉन्सेप्ट याद रख लेना कि थीटा 0 डिग्री है तो स्लोप 0 सर किसी दिन फोर्स वाला चैप्टर का भी डाउट ले लेंगे। सर मान लीजिए पहले से 2 सेकंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, फिर उसके बाद टाइम एक्सिस के पैरेलल है और वो पूछता है टोटल कितना डिस्टेंस हो। एक मिनट दोबारा बोलो, पहले से ही मतलब मान लीजिए पहले 2 सेकंड उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया हाँ। तो वहाँ पर स्लोप आया, हाँ। उसके बाद फिर वो उसने एक्सेलरेशन किया ही नहीं, हाँ, तो मतलब ऐसे uniform parallel वाला आ रहा है तो बाकी। parallel बन जाएगा। पहले 2 सेकंड के बाद बाकी पैरेलल आ रहा है हाँ, टाइम हाँ। एक्सिस के। तो अब अगर वो पूछेगा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा और एक रेक्टेंगल बन जाएगा, तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, सीधा दोनों को ऐड। ट्रेपीजियम में निकाल सकते हाँ ट्रेपीजियम और दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ यार बहुत हंसी आ रही है, देख रहा हूँ ये कॉमेडी कर रहा हूँ, ये अमृत हंसी दिला रहा होगा। अच्छा आयुष, हमें हंसा रहे हैं। मुझे पता है दोनों के दोनों बदमाश हैं, यश तुम शरीफ बच्चे हो, फंस गए इनके चक्कर में। तो इसको परेशान मत करा करो, शरीफ बच्चे हैं। चलिए जी देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ एंड स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तो यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है भाई, आप देखिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 सेकंड था तो 1 सेकंड पर स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पर स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही 3 सेकंड पर स्पीड बढ़कर कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड स्पीड उसकी बढ़ रही है। स्पीड का बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसके बाद दूसरा नोट करें, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इस पर आप लिख लीजिए यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस? स्पीड में क्या होता है कि सिर्फ स्पीड होती है, सिर्फ वैल्यू होती है उसकी, और वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। कि आपको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना है लेकिन नॉर्थ की डायरेक्शन में दौड़ना है, तो वो फिर आपकी वेलोसिटी होगी कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ना है। और अगर आप अंधाधुंध दौड़ रहे हैं कि नहीं मैं थोड़ी देर को इधर पहुँचूंगा, थोड़ी देर को उधर, मैं उल्टा सीधा दौड़ूंगा, ठीक है, तो वो आपकी स्पीड होगी। ठीक है, और सर कोई और डिफरेंस? हाँ सर 2 दिन डिफरेंस कुछ
बस यही है कि भाई स्पीड जो है हमारी, फिर उसको एक डिफरेंस इसी को दूसरी भाषा में बोल दो कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये होता है। दूसरा ये कह सकते हैं कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। चलिए जी, अब अगला लिखेंगे हम, मतलब इसी में एक ग्राफ और बना लीजिए। अगर टाइम है, अगर स्पीड है, अगर इस तरीके का ग्राफ है, मतलब पहले स्लोप क्या था, पहले स्लोप इंक्लाइनिंग स्लोप था, इंक्लाइनिंग स्लोप का मतलब बढ़ता हुआ स्लोप था, अब स्लोप डिक्लाइनिंग स्लोप है यानी कि घटता हुआ स्लोप है। तो घटते हुए स्लोप को मैं क्या बोलूँगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ एक्सेलरेशन था, स्पीड लगातार बढ़ रही थी, अब क्या है आप ये देखेंगे कि जब इनिशियली मैंने देखा तो स्पीड मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर 1 सेकंड पर मैंने देखा तो हमारी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड पर देखा तो स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड, फिर 3 सेकंड पर देखा तो स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4 पर देखा तो स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकंड, और फिर इस पर देखा 5वें सेकंड पर देखा तो स्पीड कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ता जा रहा है और स्पीड कम होती जा रही है। तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड का लगातार कम होना इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ नोट करें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगला नोट करें स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। थर्ड लिखें speed time graph when the initial speed of the body is not zero. When the initial speed of the body is not zero. तो अगर मैं ऐसा देखा, मैंने ये वाला ग्राफ देखा, ये स्पीड टाइम ग्राफ था, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब हमारा टाइम 0 सेकंड है तो स्पीड भी 0 मीटर पर सेकंड है। जब टाइम 0 है तो स्पीड भी 0 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब हमारी इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है, 0 है, ठीक। अगर हमारी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जिसकी इनिशियल स्पीड 0 ना हो तो उसमें हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं कि अगर मैं बिल्कुल शुरुआत में देखूँ तो भी इसकी स्पीड कुछ है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड, तो 0 टाइम पर टाइम कभी 0 होता नहीं है, टाइम कभी 0 नहीं होता है। ये जो 0 सेकंड का मतलब क्या है कि जब मैंने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करा, ठीक है। कोई गाड़ी चल रही थी, वो चलती आ रही है पीछे से, तो मैंने ये कहा कि नहीं, मैंने अपने घर के बाहर वाली रोड पर एक मार्क लगा रखा है, जब ये गाड़ी इस मार्क से आगे निकलेगी मैं तो मानूंगा कि मेरा ऑब्जर्वेशन वो तब से शुरू हुआ। फिर मैंने अपने किसी दोस्त को खड़ा कर रखा है 4 किलोमीटर बाद एक मार्क लगाकर वहाँ पर खड़ा कर रखा है, तो वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, वहाँ पर एक मार्क लगा हुआ है। तो जैसे ही मेरे सामने वाले मार्ग से गाड़ी गुजरी तो मैंने ये कहा कि तभी मैंने स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया, तो वो मेरे लिए टाइम 0 हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने उस टाइम उसकी स्पीड मेज़र करी कि उस टाइम उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो मैंने बोला ये हमारी इनिशियल स्पीड हो गई। इसी तरीके से हमने देखा कि वो 4 किलोमीटर बाद जो मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है उसने बताया कि अब ये मेरे आगे से गुजरी है गाड़ी, तो जैसे ही उसके आगे से गुजरी उसने स्पीड को चेक करा तो वो वाली स्पीड कहलाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। मैंने जो चेक करा वो कहलाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी।
तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी थी उस टाइम पर जो टाइम था, क्योंकि मैंने तब स्टॉप वॉच को ऑन करा, तो उस टाइम को मैं ज़ीरो बोल दूंगा। वैसे टाइम कभी ज़ीरो नहीं होता, टाइम तो बढ़ता ही जाता है, समझ गए? तो ये हमारा हो गया स्पीड टाइम ग्राफ एंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। जीरो टाइम पर भी उसकी स्पीड कुछ थी, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा तब तो उसकी इनिशियल स्पीड कुछ थी। अच्छा, इसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इधर बना रहा हूँ। ये आप लोग दरवाज़ा क्यों नहीं बंद करते? मैं रोज़ बोलता हूँ, आ जाते हो खोल के। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया कि अभी अचानक से एकदम से जब स्पीड का बढ़ जाना, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि शुरुआत में तो ज़ीरो ही थी, 1 हुआ तो 1 पर चेक करा तो स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड हुआ तो इस पर चेक करा तो ये काफ़ी बड़ा गैप हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। 3 सेकंड पर चेक करा तो देखा बहुत ज़्यादा गैप हो गया, कितनी हो गई? ये हो गई आपकी मान लो 15 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि टाइम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ में स्पीड बड़ी तेज़ी से बढ़ गई, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। देखो 1 सेकंड में कितनी बड़ी? सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगले 1 सेकंड में 1 से 5 हो गई, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड का गैप आ गया। फिर अगले 1 सेकंड में 5 से 15 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड का गैप आ गया, तो बीच में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, और ये ग्राफिकल मोशन वाला आपका परसों कंप्लीट हो जाएगा। परसों भी मैं साइंस वाले तरफ में यही कर दूँगा, कंप्लीट हो जाएगा।